नमस्कार। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के राज्यसभा चुनाव की। झारखंड के 2 सीटों के लिए 19 जून को राज्यसभा चुनाव की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 9 अप्रैल तक ही था राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद्र गुप्ता और परिमल नाथवानी का कार्यकाल। पहले यह चुनाव 26 मार्च को होना था, लेकिन कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया था। देखिए, हम लोगों का जो गठबंधन है उस पर लगातार बातें होती रही है और चूंकि अब चुनाव लेट हो गया तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारे एक विधायक आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का देहांत हो चुका है, तो ऐसे में एक बार नए सिरे से हम लोग फिर अपनी कवायद शुरू करेंगे और हम समझते हैं कि लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे तो निश्चित रूप से जो झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस ने मिल कर के, राजद ने मिल कर के प्रवासी मजदूरों को लाने का आपने देखा कि हवाई जहाज़ तक से लोग प्रवासी मजदूर आए, तो ऐसे में समझते हैं कि लोग अगर लोगों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, आदरणीय विधायकगण जो निर्दलीय भी जीत के आए हैं या अन्य दलों में हैं, अगर अंतरात्मा की आवाज़ पर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे दोनों लोग राज्यसभा जाएंगे। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है। माननीय गुरुजी राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और गठबंधन के सभी साथियों का सहयोग उनको प्राप्त है, तो इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं। दूसरा उम्मीदवार भी गठबंधन की तरफ से आप लोगों ने उतारा था? जी बिल्कुल, उतारा था, नहीं उतारा है और वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि गठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीतें, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। दोनों उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। देखिए, राज्यसभा की तिथियों की घोषणा हो गई है और जिस तरीके के नंबर्स हैं, समीकरण है, हमारे प्रत्याशी माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी की जीत सुनिश्चित है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आज कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ये कह रहे हैं कि वो दूसरी सीट पर भी जीतने वाले हैं, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है और ये साफ दिखाता है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारी जानकारी है कि कांग्रेस जो है वो पूरा प्रेशर डाल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर कि विधायकों को खरीद फरोख्त हो, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं और कांग्रेस को इस हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त की राजनीति को समाप्त करना चाहिए। वहीं रिम्स में पहली बार नेफ्रोलॉजी ओपीडी विभाग की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और रांची के सांसद संजय सेठ के साथ साथ रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह और कांके विधायक समरील लाल भी वहां मौजूद रहे। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि अब किडनी से संबंधित बीमारियों का जल्द इलाज हो पाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाले समय में जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की भी सुविधा रिम्स में की जाएगी। आने से ये जो हमारी कमी थी वो कमी दूर हुई है और उनके आने से एक रास्ता जो है, एक सुरंग जो है, एक सुराग बन गया है। और सुराग जब बन गया है तो हम लोग निश्चित तौर पर सारे लोग मिलकर उसको सुराग को सुरंग बनाएंगे और उससे जो है झारखंड का कल्याण करेंगे, झारखंड की उन्नति समृद्धि के लिए काम करेंगे और भी लोग इसमें समायोजित होंगे ताकि ये संस्था जो है, जो इस संस्था का मान सम्मान प्रतिष्ठा है, वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। वहीं पुलिस के अथक प्रयास के बाद रिम्स की जूनियर रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी डॉक्टर एके मौर्य ने मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे पुलिस के द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। इसको लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर उसके परिवार सहित उससे जुड़े लोगों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद आरोपी ने मंगलवार को खुद ही सरेंडर किया है। फिलहाल उसे होटवार जेल भेज दिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। जी, और गिरफ्तारी नहीं हुई, सरेंडर किए हैं और वो अभी न्यायिक हिरासत में है। उसको लगातार बना के रखे उनके और उनके कंसर्न के लोगों पर, और उस प्रेशर का ही नतीजा निकला कि वो सरेंडर कर गए। वैसे तो कल ही उसने अपना सरेंडर स्लिप वहाँ दिया था, बट कुछ कोविड को लेके कुछ फॉर्मेलिटीज़ उसको पूरा करते हुए आज जो है। वहीं गिरिडीह जिला के गांवा में मनरेगा योजना के तहत किए गए कार्यों की जांच करने के लिए गिरिडीह डीपीआरओ शिव शंकर प्रसाद सिंह
खोरमई हुआ एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं उनकी टीम गांवा पहुंची, जहां वर्ष 2017-18 और 2018-19 में मनरेगा योजना के तहत बनाई गई तालाब व डोभा में गड़बड़ी को देखकर वह दंग रह गए। बताया गया कि जांच के क्रम में सभी तालाब सूखे पड़े मिले और इनका निर्माण सिर्फ खानापूर्ति करने एवं ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। इससे ना तो ग्रामीणों को कोई फायदा पहुंच रहा है, ना ही सिंचाई के काम में आ रहा है। गलती पाए जाने पर दोषियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच पूरे होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पोटका में मुख्यमंत्री दीदी किचन में गरीबों और असहायों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा। मापदंड के अनुसार संचालक द्वारा नहीं दिया जा रहा है भरपेट भोजन। बता दें कि मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत पोटका प्रखंड मुख्यालय में प्रतिदिन 200 लोगों को भरपेट भोजन देना है, मगर यहां गरीब असहाय को आधा पेट भोजन ही दिया जा रहा है। खाने में केवल भात और सब्जी मिल रही है, दाल का तो नामो निशान भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर संचालक महिला समिति के गुरुवारी टुड्डू से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला जो भी हो, जांच होनी चाहिए। सरकार के जो उद्देश्य हैं, सभी को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। पसंद नहीं होते अंदर सब्जी और कम दे, डाल डुला दे, सब्जी देखते की दे सोयाबीन दे আর ইয়া ছোলা তো এইটা হয়ে যাক, পেট ভরি যাবে তোমার? নাই ভরবে। কি করো ফির? নাই ভরবে আর দিবেন তবে তো এদিকে আর দিবে সরকার, তবে আনন্দের পেট ভরবে। কারণ তো সব বন্ধই করেছে, আমরা কাই কাজ করতে যাবো যে খাবো। मुख्यमंत्री दाल भात योजना से खिलाते हैं, अभी ये फ्री में खिलाते हैं सर। अभी 200 ग्राम 200 आदमी को प्रत्येक दिन खिलाते हैं। 200 ग्राम चावल का भात। कितना बार दिन में खिलाना है? एक बार। अच्छा, हाँ, 11 बजे से। क्या क्या देना है इसमें मेनू में? अभी भात दे रहे हैं और अभी दाल है और छोला, सोयाबीन, आलू, वो सब का सब्जी बना रहे हैं और हरा सब्जी भी मिला देते हैं, कभी कभी अदली बदली करके बनाते हैं। तो लोगों का शिकायत है कि कम भात दे रहे हैं आप उसको? नहीं, 200 से ज़्यादा भी आ जा रहा ना सर, तो हमको मैनेज करके चलना पड़ता है। वीडियो से बात किए तो बोला कि सबको मैनेज करके चलना, बच्चे को थोड़ा ऐसा बच्चा जैसा देना, बड़ा को बड़ा जैसा देना। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए निरसा के चिरकुंडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राहगीरों के लिए एक अच्छी पहल कर पनशाला का उद्घाटन किया है। इस कड़ी में मंगलवार सुबह चिरकुंडा थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक प्रभात सिंह ने फीता काटकर पनशाला का उद्घाटन किया। मौके पर चैम्बर के सभी सदस्य जो है मौजूद रहे। इधर मीडिया से बातचीत में प्रभारी प्रभात सिंह ने चैम्बर की सराहना करते हुए कहा कि इस काम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में राहगीर यहाँ आते और जाते हैं। इस पनशाला के खुलने से काफी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे और इस भीषण गर्मी में शुद्ध पेयजल का सेवन कर सकेंगे। ये सामाजिक एक रास्ता है इसमें, और अभी भीषण गर्मी आने वाली है। अभी उस क्रम में हमारे जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ सृजनात्मक काम किए हैं, और उस परिस्थिति में क्योंकि हमारा बॉर्डर है, लोग यहाँ से व्यवसाय करने जाते हैं। गरीब गुरबे यहाँ रुक करके थोड़ा गर्मी के कारण पानी भी पी सकते हैं, थोड़ा सा उनको रिफ्रेशमेंट भी मिल सकता है। तो ये एक सामाजिक एक रास्ता और सामंजस्य का एक बहुत बड़ा इसमें यहाँ पे बहुत बढ़िया उदाहरण मिला है। अब रुख करेंगे बिहार की खबरों की ओर। सीतामढ़ी में सड़क पर घूम घूम कर लोगों को मास्क देती, फटकार लगाती और बीच बीच में नसीहत देती ये कोई और नहीं है बल्कि सीतामढ़ी डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा हैं। इनके साथ में एसपी और एसडीएम हैं जो शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को अनलॉक 1 में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दे रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना से लड़ने के लिए एक नारा भी दिया है, 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी। साथ ही ट्रक चालकों को भी जगह जगह रोक कर मास्क पहनने की हिदायत देते हुए मास्क उपलब्ध भी कराया जा रहा है। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में फैल गया है, इससे सीतामढ़ी भी अछूता नहीं है। सीतामढ़ी में भी 50 से ज़्यादा केस आ गए हैं और इसी के साथ साथ हम लोग अनलॉक 1 भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे, बहुत से तरह के व्यवसाय, बहुत ही तरह के कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी सतर्क रहें कि कोरोना से कैसे बचाओ। इसके लिए मास्क का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं एवं उन्हें शिक्षित कर रहे हैं कि वो सभी जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और दूरी एक दूसरे से रखें, 2 गज की दूरी ज़रूर रखें। और जब भी कहीं जाएं तो हम पॉकेट में सैनिटाइज़र हो, साबुन हो, ये रखें ताकि आप अपने हाथ को अच्छे तरीके से धोएं
और अपने हाइजीन को मेंटेन करें। ये अपील हम सभी लोगों से कर रहे हैं। यहाँ हमारे सब्जी वाले भाई हो या ट्रक चलाते हैं, चाहे वो एटीएम से पैसा निकालते हैं, हर लोगों से यही अपील है कि कृपया सतर्क रहें और सजग रहें। वहीं मुंगेर जिले में वापस लौटे मजदूरों को अब अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। इन प्रवासी मजदूरों को देख बिहार सरकार के द्वारा जीविका के माध्यम से इन प्रवासी मजदूरों को जोड़कर सस्ते दर पर मास्क का निर्माण कर लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत 10 प्रवासी मजदूरों का चयन सर्वश्रेष्ठ जीविका कार्यालय में मास्क निर्माण के लिए किया गया है। जिले में इस प्रखंड इलाके के 26 प्रवासी मजदूरों में 17 लोगों का चयन किया गया है। इनमें से 7 व्यक्ति कपड़ा धोने व आयरन के कार्य से जोड़ा गया है और 10 मजदूरों को मास्क बनाने के काम में लगाया गया है। बेंगलोर में काम करते थे, AKR में कंपनी में काम कर रहे थे, टी-शर्ट बना रहे थे हम लोग वहाँ पे। लॉकडाउन होने के कारण वहाँ से हम लोग सरकार की सुविधा से, केंद्र सरकार की सुविधा से हम लोग वहाँ से बस ट्रेन से आए। यहाँ पे क्वारंटीन में रखा गया था हम लोग को। क्वारंटीन में हम लोग को 14 दिन रखा गया है वहाँ पे। वहाँ से हम लोग छुट्टी मिला तो हम लोग यहाँ पे मास्क बनाने के लिए काम दिया गया है। सर हम लोग पहले गारमेंट्स में हम करते थे बेंगलोर में, वहाँ पे काम करते थे और क्वारंटाइन ये लॉकडाउन होने से तो प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ राशन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम बेंगलोर से यहाँ आ गए। सरकारी द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाया सरकार, इसीलिए यहाँ पे आए। उसके बाद मौजमाए वहाँ पर 14 दिन क्वारंटाइन में रहे। उसके बाद वहाँ से हम लोग को सुविधा घर भेजा गया। उसके बाद वहाँ से हम लोग को कुछ रोज़गार यहाँ पे दिया गया है संग्रामपुर में, इसलिए हम लोग को कुछ सुविधा मिला। हमें जिला से एक सूची मिली थी जिसमें कि जितने भी प्रवासी यहाँ पे आके क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, तो उसमें से हमने 26 लोगों की सूची मिली थी। उसका हम लोगों ने स्किल मैपिंग किया कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। उसमें से 17 लोगों को पता चला कि उनका टेलरिंग का काम है। उन 17 लोगों को हमने यहाँ संकुल संघ में, जहाँ पे हमारा मास्क का प्रोडक्शन सेंटर बना है, वहाँ बुलाया। उनका हम लोगों ने फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो भी मंगाया, उनका पता किया कि उनका सही है। उसके बाद जब देखा गया कि वो टेलरिंग का काम में अच्छे हैं, उनको चेक किया गया कि अगर उनका टेलरिंग का काम अच्छा है, उसमें 17 में से 10 लोगों का हम लोगों ने टेलर के यहाँ पे अभी मास्क प्रोडक्शन सेंटर में उनको रोजगार दिया। और बाकी के जो 7 लोग हैं उनका आयरनिंग का या धोबी का काम था, तो उनको हम लोगों ने रखा है। जब मास्क बन जाएगा तो उनसे हम लोग धुलवाएंगे। वहीं राजधानी पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र इलाके में लंगर टोली स्थित पॉपुलर प्लाजा के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर में लगी इस आग की चपेट में आने से कई वाहन भी जलकर खाक हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, वहीं फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना भी दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सासाराम कोर्ट में पदस्थापित अनुमंडल लोक अभियोजक पदाधिकारी सत्यनारायण प्रसाद की अचानक तबियत खराब होने से उनकी मौत हो गई। उन्हें ब्लड प्रेशर था, सीने में दर्द की शिकायत थी। नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज स्थित किराए के मकान में वे रहते थे। वह कैमूर जिले के अखलासपुर के निवासी थे। उनकी उम्र 52 वर्ष थी। बता दें कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मकान मालिक ने उनका इलाज कराया। तत्काल उन्हें राहत मिल गई थी, लेकिन फिर सुबह उनकी तबीयत और बिगड़ गई। जैसे ही लोग उन्हें अस्पताल ले गए, उनकी मौत हो गई। घटना कल ड्यूटी करके अपने फ्लैट में गए फजलगंज के पास। हाँ। और रात को इनका अचानक 9-10 बजे रात को तबीयत गड़बड़ हुआ। हाँ। तो वहाँ फ्लैट का जो मालिक हैं उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया अगल बगल जाके निजी क्लिनिक में। हाँ। तो उससे इनका राहत में सुधार हुआ था, सीना में दर्द हुआ था इनके। हाँ। और सुबह तक बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल थे। और सुबह में इनका बीपी हाई हो गया था, जब जांच करवाया गया तो रात वाला से कुछ कम हो गया था बीपी, और इलाज कराने के बाद स्वस्थ हो गए थे। फिर हमको बोले कि आप जाइए, एक पैकेट बिस्कुट लेके आइए। तो वहाँ पर उनके स्टाफ लोग भी आ गए थे, मकान मालिक भी थे। उधर से हम आए तो देखे कि इनका गोली बंद हो गया है। हाँ। हॉस्पिटल में लेके गया चितरंजन जी में, वहाँ पर कोई नहीं था। तो सरकारी यहाँ पर आए तो हम लोग यहाँ पर उन्होंने कहा कि इनका डेथ हो गया। वहीं सुपौल के त्रिवेणीगंज में अनलॉक 1 के दूसरे दिन ही उचक्कों का उत्पात शुरू हो गया। लॉकडाउन से पहले उचक्के करीब 1 दर्जन से अधिक वारदात को अंजाम दे चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस एक भी उचक्कों को पकड़ नहीं पाई है। इस बार उचक्कों ने त्रिवेणीगंज पुलिस को चुनौती देते हुए त्रिवेणीगंज थाना के समीप घटना को अंजाम दिया। घटना में पुलिस की कमजोरी का फायदा उठाते हुए मंगलवार को दिन दहाड़े त्रिवेणीगंज थाना से महज 10 मीटर की दूरी पर पोस्ट ऑफिस के सामने से स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक राहुल कुमार की बाइक की डिक्की को तोड़कर 1.5 लाख
लाख रुपए निकाल लिए। घटना की जानकारी थाने को दी गई। हम 11:10 में बैंक से निकले कैश निकाल के, और हम आए थे, जा रहे थे TCSP पॉइंट पे, तो पोस्ट ऑफिस के पास आए थे हम अपना ATM कार्ड रिसीव करने के लिए। तो बस ATM के लिए गए वहाँ इंक्वायरी के लिए, तो उन्होंने बोला हम खोज रहे हैं, आप वेट कीजिए। तो हम इंतज़ार कर रहे थे अपने गाड़ी के पास, मिल गया तो उन्होंने आवाज़ दी, तो हम गए वहाँ रिसीव करने। बस सिग्नेचर करने में जितना समय लगा उतना समय में ही हमारा ये डिक्की खोल के पैसा निकाल दिया। कितना रुपया था? इसमें 1.5 लाख रुपया था। कहाँ से लेके आ रहे थे? स्टेट बैंक त्रिवेणीगंज ब्रांच से। वहीं मुंगेर विश्वविद्यालय को लंबे इंतजार के बाद अपना लोगो और सील मिल गया है। मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित सील और लोगो को राजभवन से स्वीकृति मिल गई है। अब मुंगेर विश्वविद्यालय लोगो तथा सील को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल कर सकेगा। यह जानकारी मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा ने दी है। मंडल ने जो तय किया, उसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में हुई। मुंगेर विश्वविद्यालय ने तय किया कि इसका जो सील होगा, जो उसकी पहचान होगी, इसके डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, डिग्री वगैरह पर जो सील का प्रयोग होगा, और लोगो जो और अन्य जगह स्टेशनरी वगैरह पर या फिर झंडे में या फ्लैग वगैरह में जो प्रयोग होगा, तो इसका चयन, इसकी उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता आयोजित की गई और सैकड़ों एंट्रीज आई। निर्णायक मंडल बड़ा था। निर्णायक मंडल ने एंट्रीज की कोडिंग के आधार पे डिकोड, फिर बाद में डिकोडिंग तय करने के बाद हुआ, और उसमें निर्णायक मंडल ने जो सर्वोत्तम तय किया उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, और उन्हीं के आधार पे विद्वत परिषद, सिंडिकेट, सीनेट ने तय किया। और महामहिम द्वारा राज्यपाल बिहार, जो मुंगेर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, कुलाधिपति हैं, उनकी स्वीकृति मिल गई और मुंगेर विश्वविद्यालय को अपना सील, अपना लोगो मिल गया। वहीं बाढ़ अनुमंडल में अनलॉक 1 की शुरुआत होते ही होटल वालों की मनमानी शुरू हो गई है। जलेबी पूड़ी के साथ कोरोना संक्रमण को आमंत्रित करने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है, जबकि सरकारी आदेशानुसार होटल का संचालन 8 जून के बाद होना था। लेकिन बाढ़ शहर के उमानाथ धाम स्थित शव यात्रा में आने वाले यात्रियों को भोजन खिलाने का काम बेरोक टोक शुरू हो चुका है, जहां ना तो कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना ही सोशल डिस्टेंस की। सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर यहाँ के दुकानदार कोरोना को आमंत्रण देने पर उतारू हैं। होटल वालों की मनमानी का नजारा देख बाढ़वासी स्तब्ध भी हैं और दहशत में भी हैं। वहीं बाढ़ अनुमंडल का उमानाथ धाम मंदिर परिसर धीरे धीरे सब्जी मंडी में भी तब्दील होता जा रहा है। जिस मंदिर परिसर में पहले सिर्फ पूजा पाठ की सामग्रियां बिका करती थी, आज वहां सब्जियां बिक रही हैं। अब भी स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के नजरों के सामने आस्था और विश्वास का पौराणिक धरोहर बाबा उमानाथ धाम, जहां नालंदा, नवादा, गया, शेखपुरा समेत राज्य के अन्य जिलों के लोग गंगा स्नान कर जलाभिषेक के लिए आते हैं। यदि यही रवैया बरकरार रहा तो वहां लोग पूजा पाठ करने के लिए कम और सब्जियां खरीदने के लिए अधिक संख्या में पहुंचेंगे। मंदिर परिसर के अंदर चल रही इस कुव्यवस्था पर ना तो मंदिर प्रबंधक चिंतित है और ना ही स्थानीय प्रशासन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।